बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और उनको इंटर रिलेट करने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले तो कोरोना बंदिश के बाद पाकिस्तान में IMF का जो प्रोग्राम है वो रिसेंटली बहाल हो चुका है और IMF प्रोग्राम की जो सरमायाकारी है और साथ ही साथ जो कर्ज़ों के इस्तेहकाम है उसके ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। और दूसरी हम बात करेंगे मुल्क में मुआशी तरक्की में जो IT का जो शोबा है उसकी कारकर्दगी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और इस कारकर्दगी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और IT शोबे से मुताल्लिक़ा जो बरामदात हैं उनमें इजाफा कैसे मुमकिन है। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ ताकि हम उनके साथ इन इश्यूज़ पर बात कर सकें। सबसे पहले डॉक्टर कैस असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असद रज़ा काज़मी साहब हैं। आप चेयरपर्सन हैं स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GC यूनिवर्सिटी से। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ। सुलेमान यामीन साहब हैं, आप IT एक्सपर्ट हैं। आपसे इंशाल्लाह सर हासिल गुफ्तगू होगी। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी पहले, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक जो है वो IMF पर है। अब आपके सामने ही है, कोरोना की वजह से जो भी हालात हुए सारी एक्टिविटीज़ रुक गई, लेकिन अब IMF का जो प्रोग्राम है वो बहाल हो गया है। सर, किस तरह से इम्पैक्ट होगा जो हमारे स्पेशली जो हमारे कर्जे हैं उन पर और जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं? लेकिन ये बात ये है कि जब हमने ये नेगोशिएट किया था और 6 बिलियन का था तो उस वक्त एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात जो थे थोड़े से प्रिकेरियस थे। ठीक है। हमारे पे कर्जे थे, इमीडिएटली हमने देने थे। कुछ हमने सऊदी अरब से पैसे पार्क करवाए थे, कुछ हमने चाइना के देने थे एंड सच फोर्थ। ठीक है। तो उसके अंदर हमें बहुत सीरियस नेगोशिएशंस के बाद, बहुत कटन नेगोशिएशंस के बाद IMF माना था कि ये 3 साल में 6 बिलियन देंगे। शायद 1 बिलियन ट्रेंच उन्होंने दी। उसके बाद वेदर वी ब्लेम इट ऑन कोविड-19 और अदरवाइज कोई पैसा नहीं आया। सही। सऊदी अरब ने भी अपने पैसे हमसे मांगे, बट पाकिस्तान ने मैनेज किया और अपने जो मुश्किल हालात से वहाँ से निकले। बिल्कुल। चाइना से भी पैसे लिए, वापस भी किए, सऊदी अरब के भी किए, चाइना के भी पुराने किए एंड सच फोर्थ। उसके दरमियान अब पिछले कुछ महीनों में 2 चैनल से हमें बहुत पैसे आए हैं। अच्छा। बल्कि 3 चैनल से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। ठीक है, बिल्कुल। वापस इस्टेब्लिश हुई, बड़ी तो अगर नहीं कहूँगा, इस्टेब्लिश हुई हैं। हमने इंपोर्ट्स में भी कमी की है। सो ट्रेड बैलेंस में भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें पिछले महीने से हम प्लस में हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। हमें ये जो हमने पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनके लिए वो जो ऑनलाइन खोला है डिजिटल प्रोग्राम, उसमें से तकरीबन इतने ही पैसे आए हैं। 488 मिलियंस बिल्कुल उसमें आया है। IMF ने अबाउट 500 मिलियन दिया है। बिल्कुल ऐसे। हमें तकरीबन $2 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस से भेज रहे हैं। इस वक्त हमारे जो वो हैं रिजर्व्स वो 20 बिलियन के हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरे जहन में आता है कि इस स्टेज पे और जब IMF ये भी कह रहा है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी अब ग्रो करेगी 1.5% पे, ठीक है, तो क्या करना है ये पैसा? जिस वक्त हमें मुश्किल थे उस वक्त चाहिए था। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मगर ये ठीक है, हमने कोई ट्रेंच किसी की देनी होगी, IMF की ही देनी होगी, वो और पैसे आ जाएं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मगर जो शर्तें उनसे ये नेगोशिएट हुआ है उसमें आपने बिजली महंगी की है, उसमें आपने गैस महंगी की है, उसमें आप पेट्रोल महंगा करना जा रहे हैं जिसकी वजह से और चीज़ें भी महंगी होंगी। बिल्कुल ऐसे। आपने जो उस शुरू की शर्तों में डॉलर को आज़ाद किया था उसमें तकरीबन $27 बिलियन का नुकसान हुआ था पाकिस्तानियों को। बिल्कुल सही। तो 6 बिलियन लेने के लिए जो सारे नहीं मिले, अब ये आएगी पैसे तो 1.5 बिलियन हो जाएंगे। ऐसा ही है। 27 बिलियन का नुकसान कर लिया। ठीक है, मैं IMF के प्रोग्राम में इसलिए उस वक्त अभी भी मेरा ख्याल है कि इसका जो फायदा है पाकिस्तान को वो ये है कि दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, रेटिंग्स हैं, वो बेहतर हो जाती हैं, ट्रस्ट बढ़ता है मुल्क के लिए, हमारी ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज
بڑھتی ہیں, بالکل ایسے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ جیکٹ جو وہ پہنا رہے ہیں ہمیں, وہ ایک مشکل چیز ہے بالکل ایسے ان دی کانٹیکسٹ. پرابلم یہ ہے کہ یہاں تھوڑا سا اکنامک فلسفی کا ایشو بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کی جو اکنامک فلسفی ہے اور ہمارے اکنامک مینیجرز کی جو اکنامک فلسفی ہے وہ نیو کلاسیکل ہے. اس میں ہے کہ آپ گورنمنٹ کو شرنک کریں. آئی وڈ اگری ٹو سرٹن ایکسٹینٹ دیر, ٹھیک ہے, بٹ اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے یا منیمم رول ہونا چاہیے اکنامک انٹرپرائزز میں. اچھا, صحیح صحیح. یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, مگر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ایک فرجائل سیکٹر ہے. صحیح, بالکل صحیح. ہمارا جو 2-5-6% جو ان کو یہ فائدے سارے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, بٹ باقی جو ایس ایم ایز ہیں, باقی جو پور پیپل ہے, ان کو تو نقصان ہوگا یہ جب آپ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں گے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ خود بڑھائے. میرا خیال ہے کہ آپ کو اوپن کر دینا چاہیے کمپٹیشن, پیٹرولیم اور بجلی اور ان کا کرانا چاہیے تاکہ وہ اس کمپٹیشن میں کوالٹی بھی دیں. اور جب اس کو آپ منوپلی کر کے, اب ایک دوسرا جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو ہر دفعہ کہی جاتی ہے کہ سبسڈیز, سبسڈائز آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اڑا دو, تو غریب آدمی کے بجلی کے بل پہ تو آپ سبسڈیز اڑا دیتے ہیں. بالکل صحیح. مگر جب آپ انڈسٹری کو سستی بجلی دیتے ہیں, جب آپ گورنمنٹ آفیسرز اور منسٹرز کو مفت بجلی دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں, تو وہ بھی سبسڈیز ہے, اس کو تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے. So it's a very warped thing, but at the same time I think کہ اس سٹیج پہ شاید یہ 500 بلین کوئی پرانا قرضہ واپس کرنے کے کام آ جائیں گے. اچھا, چلے سر, پھر بھی ہم اس کو پازیٹیو سینس میں لیتے ہیں. پروفیسر صاحب, ہم جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ایک مائنڈ میں وہی ایک پرانا ایک سکیچ آ جاتا ہے کہ جی انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہو سکتی ہے. لیکن اب تو دنیا بھی بہت ترقی کر چکی ہے الحمدللہ, پاکستان میں بھی اس کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے. سر اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے گا, ایکچولی ناؤ وٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی. اچھا, ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس یا اس سے ریلیٹڈ ایریاز کی بات کریں تو یہ بہت ینگ فیلڈز ہیں ایز کمپیئر ٹو فنڈامنٹل جیسے فزکس, میتھمیٹکس اور دوسرے سبجیکٹ ہیں, یہ بہت صدیوں سے اسٹیبلشڈ ہیں. یہ ایک نیا ہے, اسی پچھلی سینچری کے مڈ میں یا بیگننگ میں کہیں اس کا سٹارٹ ہوا ہے. تو شروع میں بنیادی طور پہ کمپیوٹر سائنس کا ایک ٹیگ ہوا کرتا تھا, اور کمپیوٹر سائنس ان فنڈامنٹل کویسچنز کو اٹھاتی تھی کہ لاجیکل فارمیشن مختلف چیزوں کی کیسے ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن اس کو ایک امپلیمنٹیشن لیول پہ لانے کے لیے ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ریجیم ڈیولپ کیا گیا کہ آپ اب اس کو اپلائی بھی کریں کمرشل لیول پہ. اگر اس کی بگننگ میں دیکھیں تو اس کی اپلیکیشن ملٹری لیول پہ تھی. امریکن ملٹری کمیونیکیشن آئی ٹی کو یوز کرتی تھی, لیکن جب یہ اوپن اپ ہوا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی تو وہ کمرشلائز چیزیں ہوئی ہیں. مطلب انسٹیڈ آف سرویلنس یا سیکیورٹی سے نکل کر وہ پبلک کے ہاتھ میں آیا. اور اس پبلک کے ہاتھ میں آنے میں ایک اور ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو گیجٹس ہیں لائک کمپیوٹر ہے, لائک اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی گیجٹس ہیں وہ لو پرائز میں آئے ہیں, اور پبلک کے ہاتھ میں جب آئے ہیں تو پبلک کی یوٹیلیٹی اس انٹروین ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ ایک سپریم قسم کی چیز سمجھی جاتی تھی جو صرف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور موسٹلی جیسے انٹرنیٹ ہے وہ ملٹری امریکن ملٹری ڈپارٹمنٹ نے اسٹیبلش کی, اور بعد میں یہ گریجولی اب تو وہ ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اس سائنس فنڈامنٹل لاجک کی ایک امپلیمنٹیشن ہے, اور اب یہ پبلک میں ظاہر ہے اس کی یوٹیلیٹی ہے جو سٹارٹ ایک بڑی لیمیٹڈ ڈومین سے ہوا تھا. صحیح, بالکل صحیح. اچھا سلیمان صاحب, آپ کی جانب باتیں آپ سے کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ساری باتیں. سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا آپ اس وقت کر کیا رہے ہیں آئی ٹی میں, آپ کی کیا اسپیشلٹیز ہیں, ڈیوٹیز کیا ہیں آپ کی؟ میرا جو ہے وہ میں سائبر سیکیورٹی
اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ رہا ہوں. اچھا. تو اس میں جو اکانومی کی گروتھ کے حوالے سے جو سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ ملک کی اکانومی کو ان نیکسٹ 5 to 10 ایئرس اسی کا ہی ٹرینڈ ہے سارا. پہلے مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا الیبوریٹ کیجیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک ڈیٹا سائنس ہے جس میں ایک ایسی کوڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ کو مین پاور کی ضرورت نہیں ہے. اب اچھا, آپ نے روبوٹ کمپیوٹر کو ہی ایک ساری انسٹرکشن دے دی ہیں, اسی نے سارا کام کرنا ہے بیٹھ کے, اور وہ جو کام 10 دنوں میں ہونے والا تھا وہ گھنٹوں میں ہوگا. کوئی سمپل ایگزامپل؟ فار ایگزامپل یہ چلانز وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں, ای چلان, تو اس کے لیے اگر اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کیمروں کو کر دی جائے تو ادھر ہمیں مینولی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی ہی سارا کچھ ہوتا رہے گا, اور آٹومیٹکلی ای میل جائے گی اس بندے کو, آٹومیٹکلی ہی سارا بلنگ سسٹم, یہ اے آئی ہے. اچھا, صحیح ہے. تو اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے آگے, جو کہ ان فیوچر میں جس طرح ایک اسکوپ تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گیا, اس میں MBA کا جو آیا تھا, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اور سائبر سیکیورٹی کا جو ہے نا, اس میں کافی زیادہ ہم لوگ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی سروسز کو, اپنی کنسلٹنسی کو, اپنی پروڈکٹس بنا کے بھی. اچھا, ہمارے پاس اسپارک ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں اس طرح کے جن کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. ابھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا, اس کے اندر تو اتنا اسکوپ ایز اے ٹیچرز کے حوالے سے نہیں نظر آ رہا, لیکن وہ کیونکہ فوراً ہی جا کے ہمیں نا ڈگری لینی پڑ رہی ہے, یا آن لائن اس کے سرٹیفکیٹ کورسز ہیں, اس کو ہم کر سکتے ہیں. اچھا, اور یہ سائبر سیکیورٹی کی بھی آپ بات کر رہے تھے. جی, سائبر سیکیورٹی کا جو ہے نا, وہ دیکھیں سائبر سیکیورٹی مین بون ہے جو کہ جس کو ہم لوگ ان فیوچر میں ہم لوگ یوز کریں گے. آج کل ہم لوگ ارننگ کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ایپ بنائی, گوگل ایڈسنس سے ہم لوگ ملینز آف ڈالر ارن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل بیچ میں کوئی بلیک ہیٹ ہیکر آ جاتا ہے تو وہ ہماری جو ارننگ ہے اس کا ایک کافی بڑا پورشن لے کے بھی جا سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو کافی سائبر سیکیورٹی سے ہمیں کرنا پڑے گا, سارا کچھ اڈاپٹ کرنی پڑے گی اسی نیو ٹیکنالوجیز, تاکہ یہ جو 0 ڈے وائرس ہیں ان سے ہمیں بچا جائے. اور ہم جو ارننگ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم لوگ ایپ سے ارننگ کرتے ہیں, اینڈرائڈ ایپ ہے, گیمز آج کل بڑی چل رہی ہیں, اور یہ یوٹیوب چینل سے, یہ ایکچولی ہماری ایکسپورٹ ہے, اور پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے ان کی وجہ سے, جو کہ بلینز ڈالرز میں بھی ہو سکتا ہے. یہ جو اگر اس کو اینولی دیکھا جائے تو یہ اتنا ہی بن جاتا ہے یہ. تو اس میں اس کا بڑا کریکٹر ہے کہ ہم لوگ جو ہے جو پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے, اور اس میں سائبر سیکیورٹی انوالو ہونی ضروری ہے بہت زیادہ. اچھا, صحیح. آپ جو ہیں, آپ سائبر سیکیورٹی میں آپ جس ادارے کے ساتھ ہیں, آپ وہاں پر اپنی کیا ڈیوٹیز جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے ایک ایپ بنائی ہوئی ہے سائبر ٹور کے نام پہ نا. تو پاکستان کے اندر نا ہم لوگوں کو ایون کہ ونڈوز سے لے کے ہر اینٹی وائرس سے لے کے ہر چیز بائی کرنی پڑتی ہے, ایون کہ ونڈوز اور ہوسٹنگ وغیرہ, ہم لوگ سارا پیسہ ہمارا ادھر سے ارننگ تو ہم کر رہے ہیں کافی زیادہ, لیکن ہمارا پیسہ واپس جاتا بھی ہے. ہم لوگ فیس بک سے ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں, اسپانسر چلاتے ہیں, گوگل ایڈ سے ہم لوگ پیسہ واپس بھیج دیتے ہیں. تو وہ سمجھیں ایکولی ہو جاتا ہے اس میں, کیونکہ کافی کمپنیز ایسی ہیں جو کہ ارننگ نہیں کرتی لیکن وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے وہ ایکول تقریباً ہو جاتا ہے. تو یہ سسٹم ہے سارا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ فرمائیے گا ذرا, یہ 5G جو ہے, ظاہر ہے یہ اس کا کیا ایشو ہے ہمارے پاکستان میں؟ کیا یہ آ چکی ہے یا کب تک آئے گی؟ میں اگر اجازت دیں تو 5G سے پہلے آپ کے پہلے سوال کا بھی حصہ بن جاؤں. ضرور, پلیز سر, پلیز. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں ہمیں سمجھنی. پہلی یہ ہے کہ سوویت یونین کے کولیپس کے بعد جو ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اور جو ٹیکنالوجی ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے پاس تھی, وہ اکٹھی ہوئی ہے. بالکل صحیح. یہ ممکن نہیں تھا, وہ 5G بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ جو سوویٹ سیٹلائٹس اوپر اسپائی سیٹلائٹ سے اب گوگل ان کو یوز کر رہا ہے, گوگل ارتھ اور سب کچھ. بالکل صحیح. یہ دونوں جو کولڈ وار میں ملکوں نے کولوسل ملٹری ٹیکنالوجی میں کی, جس میں یہ سائبر سب سے زیادہ ہے اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے گلوبلائزیشن ہوئی ہے اکانومی کی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ گلوبلائزیشن اگر نہیں ہوتی تو چائنا اور امریکہ کی اکانومیز اس تیزی سے ڈیولپ نہ ہو رہی ہوتی. بالکل صحیح ہے. ان دی کانٹیکسٹ جہاں ایشو ہے, وہ ایشو یہ ہے کہ یہ ہم لوگ یوزرز ہیں, ہم انوینٹرز نہیں ہیں ان دی کانٹیکسٹ, جس کی وجہ سے ہمارا پیسہ جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز
परफॉर्म ही ना कर सकी बिल्कुल उस लेवल पे, बिल्कुल सही, जिस लेवल पे हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट हम लोग हैं। क्या है इसकी, क्या रीजंस है सर? हमारे टीचिंग मेथड्स, हमारे एग्जामिनेशन मेथड्स, हमारे सिलेबसेस अभी पुराने स्ट्रक्चर्स पे बैठे हैं, पुराने चीज़ों पे। हमने एज अ ट्रेंड तो इन चीज़ों को लिया है, बट इसकी जो इकोनॉमिक वो है इम्प्लीकेशंस, अब जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो आएगा, दो प्रॉब्लम्स हैं बड़े सीधे सीधे। एक प्रॉब्लम तो ये है कि इकोनॉमी जो है वो दो हिस्सों में बट गई है। ठीक है, पढ़े लिखे जो ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं एटलीस्ट, और अपनी, और वहां भी मैंने ये देखा है, अपने स्टूडेंट्स में देखा है कि दे आर कंज्यूमर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट सेलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमें बनना है। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ वो सारा 80% मुल्क है जो अनपढ़ है, जो उन इंस्टीट्यूशन से अगर पढ़ा भी है जहां ये इंटरनेशनल साइंस की लिंकेजेस नहीं है, और वो बड़े मारे जाएंगे। बिल्कुल सही। दूसरी बात जो यहाँ हुई है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि दुनिया जो है, और हम भी, हमारी जो अपर एशेलॉन है जिसमें हम भी शामिल हैं, जो ये जो इंटेलिजेंस है, साइबर आर्टिफिशियल उसमें जा रही है, तो रोल ऑफ ह्यूमंस जब कम हो जाएगा, आपके घर में भी रोबोट आ जाएंगे जो सफाई करेंगे, आपके ड्राइवरलेस गाड़ी होगी, सही, तो ये लोग कहाँ से अपनी जॉब लेंगे? बिल्कुल सही। The robot can produce, but cannot buy. इकोनॉमी जो चलती है वो डिमांड पे चलती है, ऐसा ही है, और डिमांड के लिए इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी है। जो लोग तो इस टेक्नोलॉजी के साथ बंधे हुए हैं और प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे, इनकम जनरेट करेंगे, उनके बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल सही है। मगर जो इनके साथ सिर्फ यूजर्स हैं, लिंक नहीं हो सकेंगे, वो एक टेक्निकली डार्क एजेस में जा रहे हैं, इन दी कॉन्टेक्स्ट। सही सही सही। अब आपने कहा 5G, 5G टेक्निकली इज द फास्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द सेम सिस्टम दैट यू हैव। बिल्कुल ऐसा। ये 3G से 4G पे गई, जी जी, कि कितनी जल्दी आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, और उस इंफॉर्मेशन ने, क्योंकि अब जिस तरह ये बात हुई कि अब तो सेकंड्स का इशू है। ऐसा ही है, बिल्कुल सेकंड्स में। वो कहते थे कि प्रीवियसली आवर बॉस यूज्ड टू टेल अस व्हाट टू डू, एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर अ वीक to tell him that we are on the work. Exactly. Now every second he send us a mail to ask how much we have produced. तो जितना 5G 4G से 5G चला जाएगा, मगर उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है और सारी दुनिया में आ रहा है, वो एक तो पॉलिटिकल है, वो मैं बाद में बात करता हूँ। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजिकल है, जो प्रोफेसर साहब ज्यादा आपको बता सकते हैं, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी जी, क्या वो उसको कंपैटिबल का, आपने पूछा कि हमारे पास आ गया, हमारे शायद इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने, पीटीसीएल ने इसको एक्सपेरिमेंट किया है पिछले दिनों, उसका रिजल्ट नहीं मुझे पता लगा क्या है, बट दे हैव एक्सपेरिमेंटेड। ठीक है ठीक है। जो इसका पॉलिटिकल पोजीशन है वो ये है कि इसमें एक तरफ हवाई है जो चाइनीज है, और वो बहुत आगे है, ऐसा ही है, और दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनीज हैं, और उनके लिए ट्रंप ने यूरोप को फोर्स किया था, स्पेशली इंग्लैंड को फोर्स किया था कि वो चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, ऐसा ही है। मगर हमारे पास अब अनफॉर्चुनेटली तीसरी बात यह है कि द चाइनीज टेक्नोलॉजीज आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, आपको बार बार पैसा खर्च करना पड़ेगा, वाइल द वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज आर मोर एक्सपेंसिव बट दे आर लॉन्ग लास्टिंग। अब सवाल सिर्फ इतना है कि हम कौन सा लेंगे, बट जाना तो है, बिल्कुल। बार बार मैं पिछली दफा भी आपसे कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज में कंपटीशन करा दें। जी जी, बहुत इंटेलिजेंट प्रोफेसर्स और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, वो आपको रिजल्ट्स दे देंगे। यहाँ मुल्तान में एक पिज़्ज़ा का है, जहाँ उस लड़के ने अपने बाप के लिए रोबोट बना दिया हुआ है जो सर्व करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो बिल्कुल टैलेंट तो है हमारे पास, जी जी, बट उसको इंटरनेशनली लिंक करना, उसको वो सारी वो देना, ये हमें प्रोफेसर साहब बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं सर, कितना टैलेंट है हमारे पास और कितना स्टूडेंट्स में है कि, और फिर उनके रिगार्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कितनी है।
डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और एक फैक्टर जो थोड़ा सा अलार्मिंग है कि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, यानी उनका प्रोडक्ट उतना रिफाइन नहीं है जितना रिफाइन होना चाहिए वर्ल्ड वाइड कंपैटिबिलिटी के लिए। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो टैलेंट को हंट भी करती है, निखारती भी है। इंस्टीट्यूट का काम बुनियादी तौर पे तो यही है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या टैलेंट चैनलाइज हो रहा है, जो एक सोसाइटी भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। तो वो चैनलाइजेशन का फैक्टर जो सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन है वो वीक है। इन ए सेंस कि अगर आप एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी एक एग्जांपल दी कि एक बच्चे ने रिपोर्ट बना लिया, अब उसके बाद अगर उसके टैलेंट वो अपनी ज़ात की हद तक तो रहा, लेकिन उसको सोसाइटी की यूटिलाइजेशन या हमने उसको आगे बढ़ाने में उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया एज ए सोसाइटी। ठीक है। तो टैलेंट नो डाउट है। टैलेंट को मैं उसी टैलेंट को टैलेंट कहता हूं जो सोसाइटी की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में अपना रोल प्ले करे। ठीक है। वो अगर ना इंडिविजुअल फिलोसोफर अगर अपने कमरे में बंद रह के अपने तखय्युल में मुस्तगरिक हो जाएगा तो वो सोसाइटी के लिए अगर बेनिफिट नहीं दे पाया या आने वाले, तो टैलेंट को चैनलाइजेशन करने के फैक्टर्स को हमें तलाश करना है। यूनिवर्सिटी अच्छे लोग भी प्रोड्यूस करती है, अच्छे स्टूडेंट्स होते भी हैं, लेकिन स्टेटिस्टिकली थोड़ा सा हमारा वो नीचे है। वो मज़ीद नीचे हो जाता है जब सोसाइटी पूरी तरह से उनको यूटिलाइज नहीं कर पाती। ठीक है। ठीक है। तो एक तो फैक्टर ये है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो इकोनॉमी के हवाले से सिर्फ जॉब एंड अर्निंग इस साइकिल में मोस्टली लोग यंग जनरेशन है। ठीक है। ठीक है। वो इससे ज़रा बाहर आएंगे कि वो कंट्रीब्यूट करें अपने टैलेंट को नेशन की बेटरमेंट के लिए। ठीक है। उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जहां वो इस फाइनेंशियल साइकिल से अर्निंग और जॉब परफॉर्मेंस के, तो इससे थोड़ा सा बाहर लाना पड़ेगा, तभी वो नेशनल बिल्डिंग के अंदर होगा। ये एक है। टैलेंट नो डाउट है, लेकिन चैनलाइजेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा सुलेमान साहब, हमारे जो टैलेंट की अगर हम बात करते हैं, कुछ लोगों के पास आइडियाज़ भी होते हैं। ठीक है। उन आइडियाज़, वैसे तो आइडियाज़ बड़े बिकते हैं, ठीक है, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और फिर सॉफ्टवेयर बनाना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना, क्या हमारे पास इस तरह का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास इतना विल पावर है, हमारे पास पावर है, स्टूडेंट्स में है, लोगों में है कुछ ऐसा कि हम कर सकें, इसको एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें हम? जी बिल्कुल, लोगों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ। बिल्कुल लोगों में भी पावर्स हैं और ऐसे स्टार्टअप्स हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पंजाब का एक प्रोजेक्ट है प्लान 9। अच्छा। उस प्लान 9 के अंडर आपके पास कोई आइडिया है, आप उधर पिच करें। एक पैनल ऑफ जजेस होते हैं। अच्छा। उनके सामने आप पिच करेंगे, वो आपका आइडिया चोरी नहीं करेंगे, बल्कि आपको इंक्यूबेशन देंगे। कोई इक्विटी नहीं लेते वो लोग। अच्छा। और उसके अब तक 200 से ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं, मतलब 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स निकल चुकी हैं। ये कब शुरू हुआ? ये आज से 6 इयर्स। अच्छा, 6 साल में 200 स्टार्टअप्स जो कि हैं उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया और उसमें उन्होंने $6.1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी राइज की। ओह दैट्स सो नाइस। अच्छा। तो इसी तरह ई रोजगार भी है इनका। अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट पंजाब का ही। ई रोजगार क्या है? ई रोजगार ये है कि जिस तरह हम इधर BScs कर लेते हैं लोग, मास्टर्स कर लेते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो कहते हैं बेरोजगार। तो गवर्नमेंट पंजाब ने क्या किया, ई रोजगार एक सेंटर बनाया जो कि पूरे पंजाब के अंदर 31 उनके सेंटर्स हैं। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने लास्ट 3 इयर्स में टोटल 28,000 ग्रेजुएट्स निकाले जिन्होंने $12 मिलियन अर्न कर लिए हैं। जबरदस्त। और उसमें से 60% ज्यादा गर्ल्स हैं जो कि पढ़ने के बाद घर बैठ जाती हैं। तो ये इनका बड़ा अच्छा, और जितनी $बिलियंस की इंडस्ट्री है इसमें 40% जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो यंग यूथ के थ्रू हम लोगों को फोकस कर रही है। ठीक है। तो ये प्लान 9 और ई रोजगार ये 2 मेन प्रोजेक्ट्स हैं PITB के, जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, और ये सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं फिर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है मेन प्रोडक्ट तो हमारी सॉफ्टवेयर है और साथ ही ये जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। देखिए सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर
ایپس کو بھی ہم سافٹ ویئر کہیں گے. جو گوگل پلے اسٹور پہ ایپس ہیں وہ ادھر ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. اور فائیور اور اپ ورک کے اوپر بھی لوگ کام کر رہے ہیں, اپنی بھی ایپس بنا رہے ہیں جس کے تھرو ان کو ایڈ سے ارننگ آتی ہے, ایڈ موب سے, ایڈسن سے. پلس گیمنگ کا بڑا اس طرح پلے اسٹور پر گیمز بھی ہیں جو کہ پاکستان نے خود بنائی ہوئی ہیں, اس سے تو ارننگ کرتے ہیں اور کافی زیادہ پیسے. کوئی آئیڈیاز ہمیں دیجیے, ایسٹیمیٹ دیجیے ہمیں کہ کتنا ارن کر رہے ہیں ہم اس سے منیمم جو ایپلیکیشنز بنا رہے ہیں. ایپلیکیشن گیمز یہ دو چیزوں سے $20 ملین اینولی سے زیادہ ہی ہے. اچھا, انیس سے زیادہ ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آئی ٹی سے ریلیونٹ جو بھی ہماری پروڈکٹس ہیں ان کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن مین وائل ہمیں امپورٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے, اس گیپ کو کس طرح سے فل اپ کیا جائے؟ دیکھیے جی, پہلا جو ایشو ہماری وہ جو ہم نے باتیں کر لیں اس کے علاوہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ ٹائم کا ہے. ہماری کلاک, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, مشرف کی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ 1 گھنٹہ جو سمر کو اور ونٹر کو بدل دیا جائے, بالکل ہوا ہے. وہ قوم نہیں مانی اور نہیں بدلا گیا, انڈیا نے کر لیا. صحیح. تو جب 8 بجے صبح امریکہ میں 8 بجتے ہیں اور ان کا بزنس شروع ہوتا ہے تو انڈیا میں اسی ٹائم پہ بزنس ختم ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ وائس ورسا. تو وہاں سے لوگ میل کر دیتے ہیں انڈیا کو, بزنس بند کرتے ہوئے یہاں کھل رہا ہوتا ہے, اور یہ واپس آئی ٹی اپلیکیشنز ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. اسی لیے ان کا کئی بلینز کا کاروبار ہو گیا ہے. ہمارا وہ 1 گھنٹہ جو ہم نے چینج نہیں کیا, اس کی وجہ سے زیادہ تر جو ایشوز اور پرابلمز وہ سالو کرانا چاہتے ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں, ہمارے پاس نہیں آتے. یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور وی شوڈ گو انٹو دی انٹرنیشنل وہ ٹائمز اگر آپ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سٹارٹ اپس ہیں, یہ جو بزنسز ہیں, ان کو برانڈنگ چاہیے, ان کو مارکیٹنگ چاہیے. صحیح. اور وہاں ہے جہاں گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ گورنمنٹ کا کام ہے ان کی کوالٹی کو مینٹین کریں اور ان کی مارکیٹنگ کسی طریقے سے کریں. انفارچونیٹلی پاکستان کا پچھلے کئی سالوں کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ دنیا کا ہے, ہمارے پروڈکٹس کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, اینڈ سچ فورتھ. ہم کوشش کر رہے ہیں انڈیویجولی بھی اور گورنمنٹ کے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو. اور بہت سارا میں نے دیکھا ہے جس میں ایک بات کہہ دوں, ارسپیکٹو آف آئی ٹی کے, ملالہ کو جو ملا تھا نوبل پرائز وہ پاکستان کی عورتوں کو ملا تھا, وہ پاکستان کو ملا تھا. تو دیٹ ہم نے اس کو کیش ہی نہیں کیا. صحیح. اس طرح کے ہماری بہت ساری عورتیں اور لوگ اور آئی ٹی کے ایکسپرٹس کو باہر ملتے ہیں, جس میں فار ایگزامپل اب شاید کوئی جج بنی ہے امریکہ میں پاکستانی خاتون, ہم ان کو, یہ ہیں جو ہماری برانڈنگ ہے. بالکل ایسے ہے. اس کے نام پہ اگر ہم ایڈورٹیزمنٹ کیمپین شروع کریں تو یہ ینگ لوگوں کو وہ ایونیوز مل جائیں گے وہ جو ہمارے ہمسایہ ملک کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. بالکل ایسے ان دی کانٹیکسٹ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. صحیح صحیح, بالکل صحیح. ہمیں ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے, ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. دیکھیں ایکسپیریمنٹیشن میں 10 میں سے 8 ایکسپیریمنٹس ہمیشہ فیل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. 2 ایکسپیریمنٹس ہیں جو کہیں اور پہنچتے ہیں, مگر ایکسپیریمنٹ کرنے تو دینا چاہیے, اس کو سپورٹ تو کرنا چاہیے, اسی میں سے آگے نکلے گا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان ینگ لوگوں کا کمپٹیشن کرانا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا پروفیسر صاحب فرمائیے گا, جو ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ جو کانفیڈنس لیول ہے, ظاہر ہے ہماری پروڈکٹس جو ہیں ان پہ کانفیڈنس ہوگا, ریلائبلٹی ہوگی آل اوور دا ورلڈ, تبھی ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں, ریلائبلٹی کو کس طرح سے انکریز کیا جا سکتا ہے؟ اوورال مطلب ہے اس کا ان پرٹیکولر ڈائریکٹلی ہم آئی ٹی کے حوالے سے نیشنل جو ٹرسٹ انٹرنیشنلی اس کا ڈیفیسٹ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, وہ تو اوورال ہر چیز میں ہے کہ جو ہمارے دوسرے ایگریکلچر پروڈکٹس بھی ہیں اس پہ بھی وہ اتنا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. دوسرے اگر ہم کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ بھی شاید اتنا نہیں. اچھا اب ہمارے جیسے سلیمان صاحب فرما رہے تھے کہ وہ
यंग लोग हैं और बहुत इनकम है, और नो डाउट फ्रीलांसर हैं, यंगस्टर जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, बिल्कुल, मगर वो एज ए लेबर क्लास बाहर की कंपनियों के लिए एक्ट करते हैं। वो एज ए क्रिएटर नहीं है, डेवलपर नहीं है, वो एज ए लेबर क्लास तो एक्ट करते हैं कि इतने आवर्स में इतने डॉलर्स उन्हें मिल जाते हैं, जो इंटरनेशनल लेबर से बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे। अब डेफिसिट ये है कि ट्रस्ट का कि हम अगर प्रोडक्ट आईटी का कोई बनाएं अपने इन लोगों को, बच्चों को जमा करके, तो हम इंटरनेशनली सेल आउट कैसे कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें जो फ्रीलांसर है वो तो अपने इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि इन यंग लोगों को, जैसे ये प्लान 9 में एक एक्टिविटी है, लेकिन ज़ाहिर है ओवरऑल नेशनल लेवल पे और भी ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जहां गवर्नमेंट मीडिएटर हो कि हम प्रोजेक्ट ये डेवलप करेंगे, हम अपने यंगस्टर आईटीज को यूज़ करेंगे और आपको ये प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट अगर उसमें जामन होगी तो यहाँ फिर एक्सप्लोरेशन हो सकती है, वगरना इंडिविजुअल लेवल पे ट्रस्ट लेवल नेशन का एस्टेब्लिश करना वो मुश्किल। इंडिविजुअली एक आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो सिंगल आइडेंटिफायर होगा नेशनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ओवरऑल सबको मिलना है। तो गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी करे कि इंटरनेशनली कम्युनिकेट करे दूसरी नेशन से कि हम आपको, हमारे पास, हम भी उसी खित्ते से हैं जहां मतलब इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा आईटी के ऊपर उनका बिजनेस है तो हम लोग भी मतलब है बिल्कुल रखते हैं और वापस। तो ये एक है जिसमें ट्रस्ट लेवल आईटी के हवाले से बिल्ड किया जा सकता है। सुलेमान साहब, जैसे इंडिया की बात की सर ने, जाहिर है अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पर नहीं है जहाँ पर इंडिया है। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएं और टू सम एक्सटेंट हम जो है वो कम्पीट भी कर सके अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी, और जो टेक्नोलॉजी में कंट्रीज बहुत ज़्यादा आगे हैं उनको भी। जो सबसे बड़ा इशू है ना पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, वो है कुछ डिजिटल करेंसीज जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं है और इंडिया में है। जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह, यही वाली ये हो गया। जिसमें पेपाल की मैं एग्जांपल दूंगा। अच्छा। उसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल एक घर में बैठे हमारी ट्रेडिंग करते हैं ना हम, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, ये छोटे छोटे लेवल पे भी जब अगर फॉर एग्जांपल पेपाल आ जाता है तो वो कोई होंगे एसओपी जिसकी वजह से वो नहीं आया, अगर क्योंकि इंडिया में वो है। अच्छा। उसमें ये होता है कि उनकी जो एक्सपोर्ट है ना, ये जो आईटी से बढ़कर हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग के ऊपर हम आ जाएंगे। अच्छा। हम छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे, एनिमेटेड, वो भी हम सेलिंग के लिए इजीली, क्योंकि ट्रस्ट लेवल जो होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं बाय करना चाहता हूँ कोई चीज़, मैं अपना कार्ड पुट ही नहीं करता उसके ऊपर, इवन के पाकिस्तानी वेबसाइट्स के ऊपर नहीं करना चाहता, कि वो सिक्योरिटी लेवल के इशू है। पेपाल जो है या इस तरह के एक दो और हैं, वो अगर आ जाते हैं तो ये होगा कि फिर जो यूरोप से जो बंदा बाय करना चाह रहा है वो इजीली बाय करेगा। बिल्कुल जाहिर। जब वो इजीली बाय करेगा तो उसको होगा कि भैया मेरी पेमेंट तो नहीं ना लेके कहीं भाग गए, और वो उनका इतना अच्छा लेवल है कि वो वापस भी कर देते हैं पेमेंट। रीजंस क्या हैं, क्यों हम पेपॉल को यहाँ पर वो उसमें देखें, हमारे स्टेट बैंक की रीजंस हैं, क्योंकि उनके एसओपीज हैं कि आप इतनी एक फिक्स अमाउंट हमारे पास रखवाएं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है ताकि बैंक करप्सी ना हो। उनको हर एक अपना रूल्स हैं जो भी हैं, तो उन रूल्स को जो भी है पॉलिटिकल मुझे नहीं उसका आइडिया, लेकिन ये मुझे पता है कि कोई रूल्स की वजह से ही पेपाल कोरस्पोंडेंस हुई। जो उमर थे उस वक्त, ये जो हमारे थे उनसे भी कोरस्पोंडेंस हुई थी, लेकिन नहीं हो सका, पेपाल नहीं आया। अच्छा, तो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आईटी की? आईटी की प्रोडक्ट्स में जो सबसे ज्यादा है ना वो आजकल एनिमेशंस हैं। अच्छा। एप्स हैं जो कि और वेब डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग बड़ी चीज सेल्स कर रहे हैं। जैसे इनकी बात ना कि वो लेबर बन जाते हैं, लेबर फ्रीलांसिंग में जरूर हमके हमारा लेबर काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ स्टार्टअप जब प्लान 9 को देखते हैं या एनआईसीज हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो लेबर नहीं है, वो इंडिविजुअल खुद ओनर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा, वो हमारे पाकिस्तान में कितने हैं? वो देखें 200, वो तो बहुत ज्यादा है ना। देखिए अब नया बच्चा है, मैं आपको बताता हूँ, अब अरफा करीम जो है उनका विजन था डिजिकॉन वैली बनानी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके विजन को लेके चले। जो प्लान 9 है वो क्या करते हैं, बच्चों को जो 8 क्लास में है, 9th क्लास में है, या उससे 5 क्लास से लेके 10 क्लास तक के बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, उनको 5 डेज की ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। और बताते हैं कि भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपने अपना बिजनेस कैसे करना है। ठीक है। तो उस लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब जो बात करी थी आपके एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए, हाँ जी, तो जाहिर बात है नई जनरेशन को तो हम तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली जो जिस वक्त हम बैठे हुए हैं, हमें इस वक्त पेपाल जैसा
ایک پلیٹ فارم چاہیے جس کے تھرو ہم لوگ اپنی ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھا لیں گے. ٹھیک ہے سر, ایک دفعہ پھر سے ہم آئی ایم ایف کی طرف آئیں گے. ظاہر ہے آئی ایم ایف کی آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کی کہ جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں ڈسٹرب بھی ہیں, لیکن اوور آل جو ہے وہ آج جیسا آپ کہتے ہیں آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اور چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں. تو آگے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو لے کر ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی کیا پلاننگز ہیں, کیا کیا جائے گا اس کو لے کے؟ دیکھیں آئی ایم ایف ٹیکنیکلی ہمارے لیے گارنٹر ہے فار ادر انسٹیٹیوشنز جہاں سے ہم نے کاروبار بھی کرنے ہیں اور جہاں ہم نے جو ہے قرضے بھی لینے ہیں. جی جی. ہمارا انفارچونیٹلی جو پاکستان کی گورنمنٹس ارسپیکٹولی رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر سے کم پیسہ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ قرضے لے کے اور پھر جو فیوچر کی سیونگ ہے وہ قرضے واپس کرنے پہ لگ جاتی ہے. ظاہر ہے, بالکل ایسے جس کی وجہ سے اتنا ایکومولیشن نہیں ہوتی کہ ہم اس ملک کی ڈیولپمنٹ اس لیول پہ کر سکیں جس لیول پہ ہم چاہتے ہیں. بالکل ایسے ان دی کانٹیکسٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ ماڈرن ہمارے جو ماڈرن سیکٹرز ہیں جس میں آئی ٹی بھی ہے, جس میں بینکنگ بھی ہے, جس میں یونیورسٹیز بھی ہیں, جس میں انہوں نے اگر انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے تو وہ انفارچونیٹلی آئی ایم ایف کی گارنٹیز آن اسٹیٹ آف پاکستان کہ یہ ٹرسٹ وردی ہے, کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ گڈ پوائنٹ رہا ہے کہ ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور جس کی وجہ سے ہماری ریٹنگ ارسپیکٹولی بہتر رہتی ہے جو ہو جائے, اور اس کو انفارچونیٹلی آئی ایم ایف پروٹیکٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک سے آتی ہے اصل میں ڈیولپمنٹ ایڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت تک آتی رہے گی جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ہم لنک رہیں گے. ظاہر ہے جب یہ ہوتا تھا کولڈ وار تو ان دونوں انسٹیٹیوشنز نے ایک نیگیٹو رول اس طرح کیا کہ انہوں نے فورس کیا ہمارے جیسے ملکوں کو کہ ہم امریکہ کے ساتھ الائنڈ رہیں, ہماری اکانومیز رہیں, اور ہم رشیا اور چائنا یا سوویت یونین اور کمیونسٹ چائنا کے ساتھ الائن نہ رہیں. ٹھیک ہے. آج ایسے نہیں ہے, آج چائنا بھی آئی ایم ایف کا اتنا ہی ممبر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی جو پرابلم ہے وہ عام آدمی کو نہیں سمجھ آتی, وہ ووٹنگ رائٹس ہیں. اچھا. وہاں فیصلے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں ووٹنگ رائٹس پہ ہوتے ہیں. امریکہ, چائنا, سعودی عربیہ, ای یو, ان کے جو آئی ایم ایف کو پیسے دیتے ہیں ان کے ووٹ زیادہ ہیں. امریکہ کے کوئی 18 ووٹس ہیں. اچھا. اور جو قرضہ لیتے ہیں ان کے کم ہو جاتے ہیں. تو سارک کے جو 8 ملک ہیں سارک کے, ان کے 8 ووٹ ہیں. صحیح, بالکل صحیح. تو آپ ہمیشہ سے ووٹنگ ہوتی ہے, آپ ہار جاتے ہیں اس ووٹنگ میں, پھر وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. بالکل ان دی کانٹیکسٹ. سو جب تک آپ کی اکانومی اس لیول پہ پرفارم نہیں کرتی, اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا, اس دفعہ بھی کہہ رہا ہوں کہ تینوں لیولز بہت امپورٹنٹ ہیں. فوڈ سیکیورٹی, جس کا مطلب ہے ایک ایڈوانس لیول آف ایگریکلچر. ٹھیک ہے, بالکل. یہ ایگریکلچر آپ کی جو ہے اکانومی صرف رینگے گی. 6 مہینے بعد ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو بیچ کے آپ لیپ ٹاپ خریدتے ہیں جو روز پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا آپ کی مینوفیکچرنگ سیکٹر, کیونکہ ہم نے کپڑے بھی پہننے ہیں, ہم نے کاریں بھی لینی ہیں, ہم نے اے سیز بھی لینے ہیں. وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہمارے سے چائنا لے گیا ہوا ہے. وی ہیو ٹو برنگ اٹ بیک ٹو نیو پروڈکٹس. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے یہ جس کو ہم نالج اکانومی کہہ رہے ہیں, جس کو ہم ورچوئل اکانومی کہہ رہے ہیں, جس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے مگر ہم کیونکہ لنک نہیں کر رہے ان تینوں کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور وہ لنکیجز ہی ہیں جو اس ملک کو وہ اتنا پیسہ جنریٹ کر دیں گی. ہمیشہ میرے ذہن میں ایک بات رہی ہے کہ ایک ملک جس میں باقی چیزوں کے علاوہ دنیا کی 4تھی بڑی سونے کی کان ہو, وہ قرضہ کیوں لے رہا ہے؟ بالکل ایسے. اس کو 6 بلین تو انہوں نے فائن لگا دیا, اس 6 بلین آپ نے لیا آئی ایم ایف سے. بالکل صحیح. تو آپ یہ ہمارے انیفیشنسیز ہیں جو اتنے سالوں میں اس گورنمنٹ میں, ان گورنمنٹس میں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں ان کو. اور یہاں ہے جو آئی ایم ایف
चाह रहा है कि उन इनएफिशिएंसीज को साफ किया जाए। अब देखा जाएगा कि हम अपने लोगों के प्रेशर पे उन एफिशिएंसीज को साफ करते हैं या IMF के प्रेशर पे उन एफिशिएंसीज को साफ करते हैं। इनएफिशिएंसीज जितनी जल्दी साफ हो जाएंगी उतनी जल्दी आप इंटरनेशनल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम IT की बात करते हैं तो जो जाहिर है आपका तो डिपार्टमेंट है, ये जो स्टूडेंट्स हैं सर, कुछ स्टूडेंट्स का रुझान होता है, कुछ पे पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कि जी आपने बस इसी शोबे में जाना है, लेकिन IT में क्योंकि उन्हें आगे कुछ नज़र नहीं आता है, फिर भी स्टूडेंट्स में जाहिर है उनमें इंटरेस्ट तो है, तो स्टूडेंट्स का रुझान कितना है और उस पर वालिदैन का बिहेवियर जो है वो क्या है? और सिलेबस के हवाले से भी बताइएगा, क्या हमारा वही अभी पुराना सिलेबस ही चल रहा है या अकॉर्डिंग टू जाहिर है टेक्नोलॉजी तो दिन ब दिन चेंज हो रही है ना? नहीं, इसमें जहाँ हम ट्रेंड्स को देखते हैं, मसलन अगर मैं अपने इफ़ियोलॉग के अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मेरे पास लास्ट ईयर 250 सीट्स के लिए 7,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। सही। तो वो एक इंडिकेटर है। पिछले साल 6,000 प्लस थे, उससे पिछले साल 26,000 राउंड अबाउट थे। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग तो ये एक इंडिकेटर है कि बच्चों का ट्रेंड है। तो सारे के सारे ये इम्पोजिशन नहीं है पेरेंट्स की कि आप इसमें आए, वो एप्लीकेंट यंगस्टर अपने उससे होते हैं। ठीक है। तो लोग पढ़ना चाहते हैं। इसके दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो लोकली जो जॉब मार्केट है, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, वो एक फैक्टर है। और एक माइनर फैक्टर ये है कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए कि वो जो सीखते हैं उसे एटलीस्ट अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट होता हो देख सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि उनका लॉजिक उनको नज़र आता है इन केस ऑफ फंडामेंटल उसके अंदर। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो फैक्टर है कि जो नेशंस डेवलप हुई हैं टेक्नोलॉजी में या इंडस्ट्री में, या तो वहाँ मैं ये समझता हूँ कि एक नेशनल इंटेलिजेंस या कलेक्टिव होता है। अगर मैथमेटिकल साइंसेस कहीं किसी कॉम में डेवलप हो रही हैं तो वो बायोलॉजिकल साइंसेस भी हो रही हैं, हालांकि डायरेक्टली वो लिंकिंग नहीं है। और वो हिस्टोरियन भी वहाँ अच्छे पैदा हो रहे होंगे, सोशल साइंटिस्ट भी पैदा हो रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें सिर्फ IT के हवाले से बल्कि बाकी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को भी बहुत ही गौर से और उनको बहुत ही तरीके से इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, IT जहाँ तक इंटरनेशनल, चूँकि अब ग्लोबलाइजेशन में इसी IT ने, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बहुत कंट्रीब्यूट किया। हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस रैंक के कोर्सेज टीच किए जाते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में भी IT में कोई बहुत मतलब बड़ा डिफरेंशियल नहीं है टीचिंग के हवाले से, लेकिन डिफरेंशियल कहाँ आता है? जहाँ हमारी एप्लीकेशन लेबॉरेटरीज़ की हद तक उसमें हम थोड़े से वीक हैं कि अपने नॉलेज को विद इन यूनिवर्सिटी हम शायद अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर है कि सिलेबाई अपने होने के हवाले से इतने वीक नहीं है, लेकिन अपनी प्रोसीजरल लूप में वो वीक हो जाते हैं कि टीचिंग मेथडोलॉजी वीक हैं या लैब्स अवेलेबल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और हमारा सिलेबस सर, सिलेबस किसी हद तक IT के हवाले से तो मॉडर्नाइज है, मतलब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में हमारी लैब्स में थोड़ा सा उतना नहीं है स्टैंडर्ड्स जितने होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो सिलेबस बहुत वीक नहीं। वैसे भी IT का जो है सब्जेक्ट वो बहुत पुराना नहीं है, तो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत फंडामेंटल बुक्स भी समटाइम पढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ रिवीजन होती हैं, HEC आफ्टर 3-4 इयर्स कैरिकुलम रिवाइज करती है, पूरे पाकिस्तान से एक्सपर्ट आते हैं और हर एक कैरिकुलम रफली वहाँ डिस्कस भी होता है। तो बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि सिलेबाई रफली मतलब सेटिस्फाइड है, मगर उसकी डिलीवरेंस वीक है थोड़ी सी, ये फैक्टर है। जी प्लीज। जिसमें हमारा ना साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके टीचर्स अवेलेबल नहीं है इधर ना। ठीक है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, मैं साइबर सिक्योरिटी AI से हूँ, तो हम लोग जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी यूडेमी, उसका सहारा लेते हैं। रशियन इंस्ट्रक्टर से हम पढ़ते हैं, हम लोग इंडियन टीचर से पढ़ते हैं, हम लोग
यूरोप के, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी के टीचर से घर बैठ के पढ़ सकते हैं, वो udemy.com से। फिर इस तरह edX है, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आप ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के, आप बैकलर के सारे कोर्सेज वो फ्रीली भी, और कुछ अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप उनको पे कर दें। लेकिन बात ये है कि वहाँ पर पढ़ाई तो जा रही है ना, ये चीजें सारी। हाँ वहाँ, लेकिन हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर नहीं है। उसको अगर आपने इधर पाकिस्तान में बैठ के पढ़ना है तो आप ये जो 2 चैनल्स हैं, Udemy और edX, इसके थ्रू ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा सुलेमान साहब, ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास वक्त भी कम है और अगले राउंड में भी मैंने एक कमेंट लेना है। साइबर सिक्योरिटी, इतनी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो चुकी, लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो है वो अभी भी करनी पड़ती है, क्योंकि 1 मिनट में आपका सारा डेटा जो है वो उड़ जाता है और बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कंपनीज का हो जाता है, और बड़े बड़े लोग जो है वो बैंक्स भी खाली कर जाते हैं, अकाउंट्स भी खाली हो जाते हैं। तो ये क्यों है, लैक है, क्या है? सबसे जो मेजर इशू है ना, जो कि मैं आपको बताना, वो ये है कि हम लोग जो कंप्यूटर बाय करते हैं या लैपटॉप बाय करते हैं, उसकी एक्चुअल प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 20,000 का हमने यूज में ले लिया, हाँ जी, उसके अंदर हमें विंडोज फ्री मिल रही है, हमें ऑफिस फ्री मिला, एक्चुअली वो फ्री नहीं है। एक्चुअली उनकी कीमत है, मतलब विंडोज जो है ना वो 30,000, जो उसकी अल्टीमेट विंडोज है वो 30,000 पाक रुपीस की है। अच्छा। हम कंप्यूटर तो 22,000 का बाय कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हमने सर्वे किया, लम्स, LSE, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, ठीक है, तो 99% के पास जो विंडोज थी वो पायरेटेड थी। अच्छा, अब पायरेटेड क्या है, जो हमने विंडोज इंस्टॉल किए उसके अंदर ना क्रैक होता है, उस क्रैक के साथ बाइंड कर दिया गया वायरस। हम तो खुश हो जाते हैं, लो भी विंडो तो एक्टिवेट हो गई है जी। लेकिन विंडोज एक्टिवेट होने के साथ साथ आपके लैपटॉप में ट्रोजन वायरस भी आ गया। अच्छा। अब आप गूगल क्रोम पे जो वीजा कार्ड लगाएंगे, गूगल क्रोम पे जो लिखेंगे, वो सब उसके पास जा रहा होगा जिसका वो क्रैक है। अच्छा। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं हम हैक हो जाते हैं, असल में हैक ऑलरेडी ही हम है। तो आप फॉर एग्जांपल एक बंदा कहते हैं नहीं जी मेरे पास तो विंडोज जेन्युइन है, मैंने लैपटॉप ऐसा बाय किया जिसमें विंडोज पहले आई हुई थी। अच्छा। लेकिन जब उससे पूछते हैं जी आपके पास ऑफिस जो है या आपने उसके अंदर जो बाकी सॉफ्टवेयर किए वो बाय किए, नहीं जी वो तो हमने डाउनलोड किए हैं और क्रैक से ही, एक्चुअली उसकी अमाउंट है $20, हमने फ्री लिया। जो फ्री है एक्चुअल में वो बैच होता है जिसमें बाइंड किया होता है वायरस। तो अच्छा। हम लोग लैपटॉप तो हमारे ऐसे ही, और दूसरे आप मोबाइल के ऊपर आ जाए, स्पाई ऐप्स आई हुई हैं। अच्छा। हम लोग कहते हैं जी हमने गेम फॉर एग्जाम्पल कैंडी क्रश है या इस तरह की गेम्स हैं, उसकी अनलिमिटेड स्टेज ही चाहिए, पैसे नहीं बाय करने लेकिन पावरफुल चाहिए। अच्छा। तो मूडेड ऐप्स हम बाय कर लेते हैं। बिल्कुल सही। वो तो अनलिमिटेड लाइफ्स के साथ हम तो खेलते रहते हैं, लेकिन बैक एंड पे अपने मोबाइल की गैलरी स्पाई के ऐप के थ्रू वो हमारी, वो उसको भी सेल करता है या ब्लैकमेल करेगा आपको। तो मेन स्ट्रक्चर ही शुरू से ही खराब है कि हम लोग ने कभी जेन्युइन चीज बाई ही नहीं की, जिसकी वजह से हम हैक हो जाते हैं। बिल्कुल सही। चाहे वो बैंक है चाहे वो यूनिवर्सिटीज है। यानी कि आपके कहने का मतलब तो ये है कि आजकल के दौर में जिसके पास भी मोबाइल है या जो गेम्स खेल रहे हैं वो सब ऑलरेडी हैक हो चुके हैं। हाँ, अगर तो पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप्स की बात करें तो मेरा अपना ख्याल है, हमने सर्वे किया था कोई 200 बंदों के ऊपर, तो उसमें से 98% तो ऑलरेडी ट्रोजन वायरस उसके लैपटॉप में था। सही, बिल्कुल सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, टाइम चूंकि कम था इसलिए डॉक्टर कैसम साहब बहुत शुक्रिया, आपसे भी बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद असरत रज़ा साहब, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ भी बात करना। और सुलेमान साहब आपसे भी बड़ी अच्छी हमने इन्फॉर्मेशन ली और मेरा ख्याल है आज बड़े लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे इस इन्फॉर्मेशन से। बहुत शुक्रिया आप सबका डिस्कशन के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।